रोहित एक बार लिंक शेयर कर देना सभी पे ना। चलो है बच्चों, गुड मॉर्निंग, दिस साइड CACS हरीश मथारिया। आप लोगों का जो CAFM का जो सब्जेक्ट है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो मेरी है। काफ़ी सारे बच्चों के सवाल की सर फर्स्ट लेक्चर है, फ्रेश बैच है, ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा दिया, तो आज तक जो पढ़ा है वो बोनस। आज से हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बरोबर है क्या? और ये आखिरी बार रहेगा आपके जीवन में कि आप लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हो। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने बेसिक्स देखा है, कुछ बच्चों ने बेसिक्स अकाउंट्स का देखा है, कुछ बच्चों ने बेसिक्स FM का देखा है, राइट? बट हम लोग एकदम 0 से आज ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और ज़्यादा आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। अब तक जो पढ़ाया हुआ होगा, जो भी आपने जहाँ कहीं से भी 2-4 घंटे पढ़ा होगा, वो सब अभी भूल जाओ। एकदम फ्रेश बुक नए से, अब तक आपने जो लिखा है वहाँ पे एक पेज को फोल्ड कर देना, एक स्माइली बना देना, और उसके आगे आज 0 से, है ना, पूरा स्टार्ट कर देना। कुछ बच्चों ने जैसे लास्ट टाइम बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स लिया था, उसके बाद कुछ बच्चे और नए आए, तो उन्होंने जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में लिखा था कि सर FM का बेसिक बता दो, तो हमने FM का भी बेसिक देखा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस और नो। बट अब यहाँ से आगे, अब तक मैंने बच्चों के हिसाब से सारी बातें सुनी है, क्योंकि मुझे पता था कि सब डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं। यहाँ से मैं सब कुछ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ क्लास के आप लोगों को मैं रूल्स तो नहीं बोल पाऊंगा, रूल्स क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे सारी चीज़ें फॉलो करनी है। मेरे ख्याल से 10-12 बच्चों को पता होगा, बट बाकी मेजॉरिटी 90% ऑफ द बच्चों को पता नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो प्लीज़ कोई भी बच्चा व्हाट्सएप मत करना कि सर इसके पहले के लेक्चर का क्या। इसके पहले के लेक्चर बोनस, वो जो भी आपको नॉलेज मिला है वो संभाल के रखो, आगे काम आएगा। यहाँ से मैं सब कुछ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बरोबर है? कुछ चीज़ें आपने पढ़ी लिखी होगी, 11th में आपने अकाउंटिंग का बेसिक्स देखा होगा, ठीक है, सब कुछ आपने जो भी इसके पहले देखा है वो बस आपके पास नॉलेज रहने दो। और जो बच्चा लेट आएगा उसके बाद फाइन है, मालूम है सभी को? आज फर्स्ट डे इसलिए मैं बता करके रख देता हूँ, लेट मत आना। अच्छा, कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। देखो, मैं एक जनरल कुछ बातें बता देता हूँ। कुछ बीमारी है जो बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है ना, दिख रहा है इन सभी को? गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए हम लोग आज का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। दिख रहा है बेटा सभी को? ये बेटा आप लोगों का ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 है, ग्रुप 1 पेपर 4। इसका जो वेटेज है टोटल 100 मार्क्स का है। अच्छा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पिछले 1-2 अटेम्प्ट का मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं। लास्ट पेपर आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा किसी से। पेपर का जो पूछने का पैटर्न है वो काफी चेंज किया इंस्टीट्यूट ने, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती है इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, अपना जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट काफ़ी कम परसेंट आ जाता है, जो ऑल ओवर इंडिया का ICSI का बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली यस अकेडमी का रिजल्ट उससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूँ तो 2-3% का रिजल्ट है। सर आप पहले दिन डरा रहे हो? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी डेमो लेक्चर चल रहा है तो फैक्ट सभी को पता होना चाहिए। तो डेमो लेक्चर के दिन अच्छी अच्छी बातें ठुमके लगा के कोई भी टीचर आप लोगों की एडमिशन रिजर्व कर लेगा, बट फैक्ट बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो फैक्ट में बता देता हूँ, ये कोई BA BCom का कोर्स नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी होगी। अपसेंटी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ, अनलेस बहुत ही कोई जेन्युइन रीजन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ICU में है, और आप डॉक्टर हो, ऑपरेशन आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, और आप वहां नहीं गए तो वो मर जाएगा, तो आप छुट्टी लो। समझ में आया क्या? छोटे मोटे रीजन, आज गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, पैचअप करना है, ब्रेकअप करना है, उस रीजन से आप छुट्टी नहीं लोगे। मूड नहीं है, थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हो गया, छुट्टी ले लिया, छींक आ गई, घर की याद आ रही, होम सिकनेस, ये वो सारी कारण से छुट्टी मत लेना प्लीज, क्योंकि एक बार आपको ये बीमारी लग गई तो ये HIV AIDS से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। समझ में आएगा? इसका इलाज इस दुनिया में नहीं है, और वो बच्चा अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता रहेगा। अच्छा, आप लोगों से एक कॉमन सवाल पूछता हूं, मैं बीच में एक बार और याद दिला दूंगा। आपका ये क्लास ज्वाइन करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लीज मुझे ये क्लियर कर दो पहले, है ना? क्लास ज्वाइन करने के पीछे का, अच्छा थोड़ा सा आप बात कर पाओगे ना?
कोई ऐसा घबराता तो नहीं ना बात करने में? डर नहीं लगता है ना किसी को? अरे कोई 11th-12th का अपना स्कूल थोड़ी है जो टीचर डांट देगा। यहाँ पे तो हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं ना। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा प्लीज सबने अच्छे से ध्यान देना है। जो लाइव स्ट्रीमिंग डेमो लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं एक चीज कि यहाँ पे जो भी है मैं सारी बातें फैक्ट के हिसाब से ही करने वाला हूँ। आप लोगों को फील गुड करवाना मेरी जिम्मेदारी है क्या? कि आप लोगों को मजा आना चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, आपके पेट में गूज़बम्प आने चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है क्या? अगर वो मेरी जिम्मेदारी रहती तो मैं रोज यहाँ पे डांस करता, कपिल शर्मा के आपको जोक्स क्रैक करता, यहाँ पे सुना देता और उसमें मेरे 3 महीने निकल जाएंगे। बीच में थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, बट वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, ना ही मैं उस चीज के लिए यहाँ पे हूँ। मैं एक चीज बड़ी अच्छे से पहले दिन क्लियर करके दे देता हूँ, है ना? हाँ बाकी होगा, क्लास एकदम लाइट एनवायरमेंट में होगा, बट एक टीचर और स्टूडेंट की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए, यस और नो। तो मेरा वही सवाल, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा आप लोग भी लिख सकते हो। मैंने बहुत प्यारा सा सवाल पूछा, सिंपल सा सवाल पूछा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोगों का। आपने क्लास ज्वाइन किया तो कुछ तो सोचा होगा ना ऑब्जेक्टिव, है ना? जैसा भी आता है बोल रहे मुन्ना, क्या ऑब्जेक्टिव है तेरा क्लास ज्वाइन करने के पीछे? प्रॉपर गाइडेंस के साथ एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। हाँ और तू बता बेटा तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास ज्वाइन करने के पीछे? सर ये ऑब्जेक्टिव क्यों पूछ रहे हैं? समझ में आ जाएगा 8 दिन बाद रीजन इसका, मैं संभाल के रखूंगा ये वाली स्लाइड। हाँ बोल। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ठीक है। और कोई जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है ना बेटा वो भी लिख सकता है। हाँ हाँ बोलो बेटा, आप बताओ तो और कोई? यस लास्ट बेंच रेडी, बोल। टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, सीएस बनना है, ठीक है। हाँ बेटा आप बताओ क्या ऑब्जेक्टिव आपका, ब्लू टी शर्ट में जो बच्चा बैठा है? हाँ बोलो बोलो, जो भी दिल में आता है, इंग्लिश हिंदी मराठी मारवाड़ी गुजराती थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आती है, बोल नहीं सकूंगा। हाँ प्रॉपर गाइडेंस के लिए, हाँ और बताओ, और बोलो और बोलो। कितना लेट मैडम? 9:30 का टाइम था, आओ बैठो जल्दी जल्दी, देखो पीछे बहुत जगह है। हाँ बोल रहे बेटा, आप बताओ। हाँ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूँ पढ़ाई, कुछ और नहीं ना, पढ़ाई ना सिर्फ। हाँ बोल रहे मुन्ना, कुछ जो भी दिल में आता है अभी बोलो कि नहीं सर हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग अच्छे, सर आप एकदम टकाटक तैयार होके आओ, आप जिम विम जाओ, बॉडी बनाओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ तो हमें आपको देखने में मजा आए, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा तो लिखो, मैं उस हिसाब से काम करूंगा। हाँ बोल रहे बेटा, हाँ बोल। पढ़ाई, ओके पढ़ाई। हाँ बोल मुन्ना तू बता। एग्जीक्यूटिव, वाह वेरी गुड, एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है अच्छे नंबर से। हाँ बोल आप बताओ, आप ही हाँ पढ़ाई के लिए, ठीक है बोल। नॉलेज के लिए, ठीक है। मैं, हाँ और बता। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, बहुत अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ठीक है। आप बताओ बेटा। हाँ आप ही, हाँ रैंक लेकर के आना है, ओके। इधर में बेटा प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्लियर करना है, हाँ सीएस क्लियर करना है, ठीक है। सीएस क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद सर फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। और कोई? हाँ मैं सबको पूछ लेता हूँ, बाद में फिर क्या मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करना किसी ने। हाँ बोल बेटा, आप बताओ मैडम। हाँ आप ही। नॉलेज के लिए, किधर गया नॉलेज? हाँ और कोई? आप बताओ बेटा। मॉड्यूल 1 क्लियर करना है पूरा का पूरा, ठीक है। और कोई? चलो ठीक है, मेरे ख्याल से सबके ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर है। यहाँ पे कोई भी इंसान इस पर्पस के लिए नहीं आया ना सर मुझे मजाक चाहिए, ऐसा किसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये वाले मजे के लिए कोई नहीं आया सर मुझे फील गुड करवाना है अपने आप को, इसके लिए भी कोई नहीं आया ना। सर पेट में गूज़बम्प आने चाहिए, उसके लिए भी कोई नहीं है, राइट? पक्की बात। मेरा सॉन्ग सुनने के लिए कोई आया है यहाँ पे? नो। मेरा डांस देखने के लिए कोई आया है? नो। पक्की बात ना? अरे पहले मैं पूछ रहा हूं, आप बताओगे तो मैं उस हिसाब से गाने की भी क्लास लगाऊंगा, एक मैं प्रिपरेशन करके आऊंगा कि सुबह सुबह बच्चों को गाना भी सुनना पसंद है। यस मैडम आप बताइए, आप क्यों आए हो? गाइडेंस के लिए, ठीक है। मतलब इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आप लोगों को मॉड्यूल 1 अच्छे से क्लियर करना है, राइट? यही है ना सभी का ऑब्जेक्टिव।
और इसके अलावा किसी का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप कल चल के आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे बढ़ाओगे तो नहीं कि सर मजा नहीं आ रहा है, सर एक काम करो आज इजी वाला टॉपिक लो, सर डिफिकल्ट लो, सर हम होमवर्क नहीं करेंगे, आप रिवाइज करो बार बार। एग्जाम किसको लिखना है बेटा? आप सभी को। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है प्लीज सबने ध्यान देना अच्छे से। जो रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा ये आप लोगों के लिए भी है। ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जाम मुझे लिखना है, मैं सीए सीएस एलएलबी बीकॉम जीडीसीए में करके बैठा हूं, मुझे वापस एग्जाम देना है क्या सीएस की? नो, सीएस का एग्जाम किसको देना है? आप लोगों को। रिवीजन किसको करना है? आपको। हाँ नो डाउट मैं रिवीजन करवाऊंगा, मैं सम्स भी बहुत सारे सॉल्व करूंगा, बट उसके बाद एक बार मेरे करवाने के बाद सेकेंड टाइम कौन करेगा? आप करोगे ना। कल चल के ये शिफ्ट तो नहीं होगा बटन कि नहीं सर रिवीजन आप कराओ, प्रॅक्टिस भी आप ही करो, हम बस देखेंगे ऐसे। ते मराठीत काय म्हणतो आपण बघ्यासारखे बघायचं नाही, लोग सिर्फ देखते रहते ऐसे, हाँ सर आप करो हम देखेंगे यहां पे, ऐसा किसी ने मत करना। आप लोगों से बहुत सारी चीज सॉल्व करवा के लेना है, राइट? सो सॉल्व आपको करना होगा। देखो डेमो लेक्चर के दिन मीठी बातें, बस एडमिशन ले लो मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, यस और नो, ऐसा अपने यहां पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है क्या? वो बाकी फालतू की बकचोदी अपने यहां पे नहीं होती है। ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है और ऐसे ही यस एकेडमी इंडिया में नंबर 1 नहीं है, यस और नो। उसके पीछे वजह है अपनी पहले का परिवार, अपने काफी सारे कंपनी सेक्रेटरीज है जो आज भी बड़े बड़े कंपनी में बैठे हैं, उनसे काफी रेफरेंस से अपने को बच्चे मिलते हैं। आपने कहीं पे होर्डिंग्स नहीं देखे होगे आपने रोड पे, आपने कहीं पे भी एक पैम्पलेट आपको दिखा नहीं होगा जितने भी बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन ली है, राइट? सो विदाउट पैम्पलेट, विदाउट होर्डिंग्स, ना ही पेड प्रमोशन अपना रहता है, अपना जो कुछ है वो ऑर्गेनिक है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो भी है, अपने यस डेली का जो इंस्टाग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हम लोग कंटेंट डालते हैं, फालतू बकर नहीं है, जिम के वीडियो अपने यहाँ नहीं डाले जाते, यस और नो। तो मैं पहले ही सारी चीज क्योंकि आजकल बच्चों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई, एक जो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए बच्चों के अंदर में वो खत्म हो गया है। आज के टाइम में बच्चा बोलता है टीचर शुड बी अ बॉडी बिल्डर, सिंगर, डांसर, गुड लुकिंग, हैंडसम, हंक, आखिरी में टीचिंग आए तो चलता, ये उसका ऑब्जेक्टिव। मतलब ऐसे बच्चों की एक्सपेक्टेशन एक जनरल में देख रहा हूं पिछले 10 सालों से चेंज होते जाती है बच्चों की एक्सपेक्टेशन। बच्चा पहले सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आता था, उसको एसी फैन से कोई लेन देन नहीं था, व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे। अब क्या हो गया है कि सब सिस्टम चेंज हो गया है, बच्चों को पहले बाकी सारी चीज चाहिए। आप लोग जब यहाँ पे पहले दिन क्लास में एडमिशन लिए थे, आपका ऑब्जेक्टिव पहला ही था क्लास अच्छे से डिसाइड करना है। बाद में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं, अच्छी मेस चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छी लोकेलिटी चाहिए, क्लास कोई भी रात चलता, ऐसा ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते बाद में। तो प्लीज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप लोगों के ये ऑब्जेक्टिव आपके दिल दिमाग डीएनए में उतार के रखना, ये चेंज मत होने देना, ये चेंज मत होने देना। इसका मैं फोटो निकाल के रखूंगा और समय समय पे मैं आप लोगों को याद दिलवाऊंगा। आज की डेट क्या है बेटा बताओ मुझे? 18 जून, ये आज की डेट है। मैं आपको समय समय पे आज की डेट याद दिलवाते रहूंगा। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है ना? अच्छा, स्क्रीन के ऊपर जो मेरा नंबर दिख रहा है 9970 वाला, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है तो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज मैं बताऊं, अगर आपने 1000% कॉन्सेंट्रेट किया तो आप लोगों को डाउट आएगा ही नहीं। स्टिल अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है। जो बच्चे फेस टू फेस देख रहे हैं उनके पास मेरा नंबर नहीं होगा तो प्लीज सबसे पहला काम आपके मोबाइल फोन में ये मेरा नंबर सेव करके रख लेना, 9970668807। ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स है वो 24/7 कभी भी व्हाट्सएप करो, यस और नो। व्हाट्सएप करना है आपके जो भी डाउट्स रहेंगे। पहली फुर्सत में जैसे मैं आप लोगों के डाउट्स देखूंगा मैं आप लोगों के डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। हाँ अगर कोई पूरा का पूरा, हाँ वैसा मत करना पूरे क्वेश्चन का फोटो भेज दिया सर डाउट, व्हाट्सएप पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। फिर मैं नेक्स्ट डे बैच में अगर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं लिया होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर ऑलरेडी उस टाइप का क्वेश्चन लिया होगा तो मैं उसमें रिप्लाई करूंगा कि बेटा ऑलरेडी सेम टाइप का क्वेश्चन अपने पेज बुक में इस पेज नंबर पे लिया हुआ है तो एक बार वो रेफर करो। बट आपका डाउट सॉल्व होगा जरूर, अनसॉल्व नहीं रहेगा आपका डाउट। तो सब लोगों का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबके ऑब्जेक्टिव ये है, किसी का भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव रहना मतलब क्या है मालूम है क्या? वो इंसान बीमार है, उसे बीमारी हो गई है, समझ में आया क्या?
अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी इंसान अभी बीमार नहीं। तो बहुत सारे बच्चों का होता है ऐसे, ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं। जिंजीज है, काफ़ी सारे बच्चे आफ्टर 2098 के बाद पैदा हुए हैं ना, यस और नो, तो काफ़ी बार होता है। हमारे समय में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ बताऊँ, मॉड्यूल से थोड़ा, एक टीचर 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाता था, थोड़ा तुम देख लो, थोड़ा हम देख लेते। अमेंडमेंट्स आई तो हमें बोलते थे तुम देख लो ना भाई अमेंडमेंट्स, थोड़ा मुझे भी बता दो क्या है, तो अपन सब लोग मिल के डिस्कस कर लेंगे। टीचर थे ही नहीं, बस जस्ट गाइडिंग हैंड्स। प्रैक्टिस हमें करना है, टेस्ट हमें लिखना है, सब नोट्स हमें बनाना है। टीचर, एक ही टीचर 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाता था, कितना बोर हो जाता था। कोई एसी बीसी नहीं था। हमारे गांव में तो डेस्क बेंच भी नहीं थे, वो ताड़पत्री पे बैठना पड़ता था। बारिश आती है तो बचाने के लिए जो लगाते हैं ना प्लास्टिक का पूरा बड़ा सा ऐसा कवर, उस पर बिठाते थे। तो अभी तो काफ़ी इवॉल्व हो गया है टीचिंग। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है, ज़्यादा में ज़्यादा वो एक टीचर 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। रेगुलर रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन, मास्टर स्ट्रोक, टोस्टर, बूस्टर, थेरी बूस्टर, फॉर्मूला बुक, समझ में आया क्या? लास्ट डे रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट सेकेंड रिवीजन, मोटिवेशन, हाउ टू मैनेज टाइम, बापा बापा बापा, कितनी सारी चीजें आ गई है, देख लो। हमारे समय क्या था, क्लास ही पूरा नहीं होता था। स्टिल उस समय भी रैंक आते थे, उस समय भी रैंक आते थे, रैंक अभी भी आते हैं। समझ में आई क्या बात? उस समय बच्चे कम थे, अब बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे। पहले क्या होता था, साइंस में जो बच्चे की दाल नहीं गली वो मजबूरी में कॉमर्स लेता था। पर अब कैसा है, होशियार बच्चे भी कॉमर्स लाइन में आने शुरू हो गए। पहले कॉमर्स, बीकॉम मतलब बेकाम, जिसका साइंस में कुछ नहीं हो रहा है, कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो कहां आता था? कॉमर्स में। तो पहले कैसा था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन अभी कैसा है, होशियार बच्चा भी कॉमर्स इंडस्ट्री में आता है। होशियार बच्चा सीएस, सीए, सीएमए, एमबीए। एमबीए तो खैर बोलना बहुत पैसे लगते हैं उसके लिए। कम पैसे में अच्छी कमाई देने वाले कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस है, सीए, सीएस, सीएमए। एमबीए में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज वो अफोर्ड नहीं कर पाती। उसमें पैसा ज़्यादा, मेहनत कम। इन कोर्सेज में अपन जो कर रहे हैं उसमें मेहनत ज़्यादा, पैसा कम। हाँ, जवानी पूरी चल जाएगी आपकी, खर्चा कुछ हज़ारों में है लेकिन जवानी पूरी लगेगी। वहाँ पे जवानी एंजॉय कर पाओगे, एमबीए में खर्चा लाखों में रहेगा। बट यहाँ पे आपकी जवानी खर्च हो जाएगी, पैसा बहुत कम खर्च होगा, टाइम खर्च होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो मेहनत सबने करना है। रेगुलर बेसिस पे जो मैं बताऊं, सेम डे उस चीज को आपने क्या करना है, खत्म कर देना है। यस और नो? चलो हम लोग आज का हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से सबको इंस्ट्रक्शन मिल गई है। मैं पहले दिन एक चीज बता करके रखता हूं, जो सेम डे पढ़ाया प्लीज सेम डे उसकी समरी नोट्स बना लो, सेम डे उसे रिवाइज करो। पहले 2-3 दिन जो होने वाला है, हो सकता है कि वो घर पे आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट ही लगे, बट पढ़ लेना। समझ में आए? और धीरे धीरे हम लोग, अभी हम लोगों की गाड़ी स्टेशन से जस्ट निकलने वाली है, अब गाड़ी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बराबर है? धीरे धीरे गियर चेंज होगा। तो प्लीज आप लोग 1000% कॉन्सेंट्रेट करना। और जो बच्चे फेस टू फेस देख रहे हैं, आपके दिल में जितने डाउट आते हैं प्लीज मुझे पूछना। आप मुझे डाउट जितना ज़्यादा पूछोगे उतना आपका क्लास लगाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होते जाएगा। और रिकॉर्डेड और लाइव स्ट्रीमिंग में जो बच्चा देख रहा है उसका भी फायदा होगा, क्योंकि आप जो डाउट पूछोगे मैं पहले वो डाउट रिपीट करूंगा, उसके बाद ही उससे सॉल्व करूंगा। राइट? सो आ जाओ बेटा। सो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के अंदर में 2 पार्ट है। पार्ट ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पार्ट बी फिनेंशियल मैनेजमेंट। ये आप लोगों का 60 मार्क्स का है और ये 40 मार्क्स का है। राइट? जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा है, सर इसके पहले के कुछ लेक्चर फोल्डर में आ रखे हैं, वो एक फोल्डर में चले जाएंगे, अब उसको छोड़ देना। वो लेक्चर नहीं भी देखे तो भी चलेगा, लेकिन यहां से आज से जो भी लेक्चर हो रहे हैं ये जरूर देखना, इसको पेंडिंग मत रखना। आज से जो लेक्चर हो रहे हैं ये एक भी पेंडिंग मत रखना। इसके पहले के जो लेक्चर है उनको एक फोल्डर में रखना। आपने उसके डिलीट भी कर दिया तो भी चलेगा, मुझे सारी चीजें जीरो से बताना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके बैठे। मैं डायरेक्टली आगे का स्टार्ट नहीं कर सकता। जो मैंने अब तक पढ़ाया वो उतने ही शिद्दत से वापस पढ़ाऊंगा, वरना माँ बहन की गालियां मारेंगे यहाँ पे जो बच्चे आके फेस टू फेस बैठे। तो सब कुछ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एकदम स्लो,
आराम से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर की लेवल इंस्टीट्यूट ने काफी बढ़ा दिया है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी काफी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, यस और नो। तो थोड़ा सा एक समझना है, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाना चाहती है, इसीलिए अकाउंट्स का पेपर का लेवल इतना बढ़ा रही है इंस्टीट्यूट, बराबर है। तो इंस्टीट्यूट ने लेवल बढ़ाया तो हमें भी हमारा गियर चेंज करना होगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में। तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। चलो आ जाओ बेटा। जी हाँ हर्ष सोनी, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। आ जाओ हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों का पार्ट ए। अब तक आपने जो कुछ लिखा होगा उन सारे पेजेस को बीच में एक एक पेज फोल्ड करके रख देना और आज से स्टार्ट कर देना। अब ये बैच नॉन स्टॉप चलेगा। 31 अक्टूबर को आपका जो बैच है वो बैच खत्म होने वाला है। 31 अक्टूबर के ऊपर एक दिन भी अगर आपका बैच जाता है तो मैं मेरी तरफ से इस सब्जेक्ट का सारा पैसा आपको रिफंड कर दूंगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। क्या बोला मैंने? 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट ऑफ दिस बैच, 31 अक्टूबर। तो जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है आपका 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से, बगैर दौड़ाए। छुट्टी बनती कोशिश नहीं रहेगी। मेरी छोटी मोटी अगर तबीयत खराब भी हुई तो भी लेक्चर होगा। हाँ बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा रात में ही। ऐसा सुबह एट द 11th और मैसेज कभी नहीं करूंगा कि बच्चों आप आ गए अब वापस चले जाओ, ऐसा अपने यहाँ पे नहीं होता है जनरली, अनलेस देर इज अनअवॉइडेबल इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क, यस और नो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग सीए और एफएम दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट बुक भी कर सकते हो, एक बुक भी कर सकते हो। 400 पेज के, एक दो तीन रजिस्टर लगने वाले हैं 400 पेज के। तो आपने एक 400 पेज का ऑब्लॉन्ग बुक जिसके अंदर में A4 साइज का आपका रजिस्टर रहेगा वो आपने ला करके रखना है आपके पास में। डन। अब तक जो आपने लिखा है उसके आगे एक पेज ऐसा फोल्ड कर देना और स्टार्ट करना एकदम जीरो से, ऊपर वाले को याद करते हुए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट ए, है ना। जो बच्चों ने इसके पहले के कुछ डेमो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे उनके लिए कुछ चीजें रिपीट रहेगी, बट ठीक है, पर्पसफुली उस समय मैंने एफएम का बेसिक बताया था। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अकाउंट्स। तो आप लोगों को बोर नहीं होगा। मैडम क्या टाइमिंग है? बैठो। एग्जाम में लेट जाओगे क्या आप? ऐसे आप आधा घंटा लेट हो? अच्छा बच्चों कल से प्लीज एकदम टाइम पे आ जाओ। आज और कल 2 दिन 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30 है, बरोबर है। और उसके बाद में तब ना 2-2 घंटे का सेशन रहेगा। अकाउंट 2 घंटे ऑन एन एवरेज, हर सब्जेक्ट ही 2 घंटा है। 4 सब्जेक्ट है, 8 घंटे के क्लास है, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक, 15-15 मिनट के 3-4 ब्रेक। यानी आपका मॉर्निंग 9 से इवनिंग 5, 5:30 तक, 5:30 पौने 6 तक क्लास चलेगा। कुछ बच्चे मुझे यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि सर दोनों ग्रुप एक साथ कैसे होंगे? होंगे ही नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ, आप एक ही दिन में दोनों ग्रुप के सारे सब्जेक्ट के क्लास अटेंड कर सकते हो क्या? फिर कैसे होगा मालूम है क्या? ये क्या हुतू तू थोड़ी चल रहा है बस ऐसा छू करके भागना है। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि नहीं हर एक सब्जेक्ट को, यस और नो। इसीलिए एक दिन में अगर कहीं पे एक साथ दोनों ग्रुप हो रहे हैं तो वो धोखा है, बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है, समझ जाना। एक दिन में एक ग्रुप की क्लास हो सकती है, दोनों ग्रुप की नहीं। हाँ एक ग्रुप खत्म होने के बाद फिर दूसरा ग्रुप आपने पढ़ना। तो आप लोगों के ऐसा समझो कि दिसंबर 31 अक्टूबर तक ग्रुप 1 हो जाएगा। दिसंबर में आप लोग ग्रुप 1 दोगे, या किसी का ग्रुप 2 ऑलरेडी हो गया अब वो ग्रुप 1 में आया होगा तो दिसंबर में बहुत ग्रुप देगा, है ना, जो भी आपकी केस है। सो ध्यान से सुनो बेटा सारी चीजें। CAFM ये सब्जेक्ट में स्टार्ट करो, सारी चीजें लिखना शुरू करो। पहले 1-2 पेज आपने ब्लैंक छोड़ दिए तो भी चलेगा, नहीं छोड़े होंगे तो भी चलेगा। बस ऐसा हेडिंग दे दो, पार्ट ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हेडिंग देना है बेटा सभी ने। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वेटेज इसका 60 मार्क्स है। CAFM आपका सब्जेक्ट है, पार्ट ए CA कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पार्ट बी FM फिनेंशियल मैनेजमेंट। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टार्ट कर रहा हूं, इसका वेटेज है 60 मार्क्स। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरी क्वेश्चन ऐसा समझो इसके अंदर में आएंगे 20 से 25% के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे 75 से 80%, 5-7% आगे पीछे हो सकता है। पहले थ्योरी ज्यादा आती थी लेकिन अब प्रैक्टिकल ज्यादा आता है। ये सब्जेक्ट कैसा है बेटा? पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है,
लिखना है आपको एग्जाम में, एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, सब्जेक्टिव है पूरा, लिखना होगा 100 मार्क्स का। सर वो 20 मार्क के भी एमसीक्यू नहीं है क्या? नो, 100% सब्जेक्टिव। जैसे आपका 11th-12th में अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता था, सारी चीज लिखना है। बट ये अपने लिए अच्छा भी है। ये अपने लिए अच्छा क्यों है? पिछले 12-13 सालों से मैं सीए के बच्चों को सब्जेक्टिव पढ़ाते जा रहा हूँ, स्टेप मार्किंग है, बहुत अच्छा है। और अकाउंटिंग एमसीक्यू हो ही नहीं सकता। अब तुम बताओ, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है क्या? जो बच्चों को 11th-12th साइंस था, बैलेंस शीट क्या है पता नहीं, डोंट वरी, आपको पता चल जाएगा। पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है क्या? नो। अच्छा हुआ इंस्टीट्यूट ने इसे सब्जेक्टिव कर दिया। चलो बेटा, सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले पार्ट है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कुछ समय बाद हम लोग एफएम स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम लोग स्टार्ट करें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें लिखो, सबसे पहले आप लिखोगे बेटा इसके अंदर में टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग, प्यार से हम लोग इसे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। प्यार से हम लोग इसे क्या बोलेंगे? बेसिक्स ऑफ अकाउंट। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, कहीं पे भी कोई चीज में डाउट आए तो तब के तब पूछना है ना, मैसेज कर दिया करो बेटा। 2 दिन बाद अपने ऐप पे शिफ्ट होगा तो वहां पे रियल टाइम बेसिस पे दिखेगा। अभी आप 5-10 सेकंड पीछे चलोगे, यूट्यूब पे है तो। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्यार से बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे। सबसे पहले तो मुझे एक चीज बता दो, अकाउंटिंग का मतलब क्या है बेटा? आसान भाषा में कोई बच्चा है ऐसा यहाँ पे जो मुझे बताएगा? आसान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? फटाफट से यस एनीबॉडी प्लीज, 2 वे कम्युनिकेशन रखो। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आपने भी टाइप करना है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा रहेगी, ठीक है? तैयार रहना। हाँ बोल रहे बेटा। हाँ, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, ओके। मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शन एटलीस्ट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर। नो नो नो, लेमन्स लैंग्वेज, गावरान भाषा में बोल बेटा। हाँ बिल्कुल सही जवाब था आपका। हाँ, हिसाब किताब रखना, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करना, यस और नो? मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? हिसाब किताब रखना यानी अकाउंटिंग करना, और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों ने भी जवाब लिखे हैं, लिखते जाओ बेटा साथ साथ सारी चीजें। यस, हिसाब किताब रखना, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। किसका हिसाब किताब रखना है बेटा? बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस है उनका हिसाब किताब रखना, यस और नो? अकाउंटिंग का रोल बहुत सारी जगह आपको देखने मिलेगा। आपके घर पे आपके पापा मंथली अर्न करते होंगे, वो आपकी मम्मा के पास देते होंगे, तो आपकी मम्मा भी सारा हिसाब किताब रखती होगी घर पे। पापा से कितना पैसा आया, कितना ग्रोसरी में गया, कितना कॉस्मेटिक्स में गया, और कितना पैसा बचा है, बच्चे की स्कूल फीस, ट्यूशन फी, कॉलेज फीस के लिए कितना गया, कितना बचा है। तो आपकी मम्मा भी अकाउंटिंग कर रही है। सब्जी वाला, पान वाला भी अकाउंटिंग कर रहा है। उसने क्या अकाउंटिंग सब्जी की क्लास लगाई थी क्या? नो। स्टिल ये लोग अकाउंटिंग कर सक रहे हैं क्या? यस। मतलब अकाउंटिंग इज लाइक कॉमन स्किल, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, वैसे ही अकाउंटिंग है। तो हर एक बच्चा अकाउंटिंग सीख सकता है। सर फिर यहाँ पे हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो कैसा है? सिस्टमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स अकाउंटिंग। हम लोग सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग करें। आपके घर पे आपकी मम्मा या सब्जी वाला, पान वाला जो अकाउंटिंग करता है वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग वो भी कर रहे हैं, बट कोई अकाउंटिंग के रूल्स यूज नहीं कर रहे। आप सब्जी वाले से उधारी में सब्जी खरीदो, 15-20 दिन बाद भी आपको बोल देगा भैया आपसे लेने 50 रुपए। समझ में आए? मतलब उसने याद करके रखा था क्या? नो, उसने कहीं ना कहीं लिख करके रखा था, मतलब उसने भी अकाउंटिंग करके रखी थी, बट वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है। हम लोग सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग देख रहे हैं। जो बच्चों को 11th-12th में अकाउंटिंग में 100 on 100 मिले होंगे उन्होंने भी ध्यान देना है। आपका जो सिलेबस का पार्ट है मैं वही बता रहा हूं। आपके सिलेबस में है पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो देखना जरूरी है। वो चैप्टर में पूरा बेसिक्स है। सर ये 11th-12th में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, स्टिल ध्यान दो, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 11th-12th कोविड में गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 11th-12th साइंस था। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th-12th में अकाउंटिंग पास तो किया लेकिन चीटिंग से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंपनी अकाउंट्स ऑप्शन में छोड़ा, एनपीओ ऑप्शन में छोड़ा, डिसोल्यूशन डेथ ऑप्शन में छोड़ दिया, यस और नो? ऑप्शन में भी तो बहुत सारी चीजें छोड़ी होगी ना। तो इसीलिए हम लोग जीरो से बिल्कुल सारी चीजें पढ़ रहे बेटा।
ध्यान देना अच्छे सभी ने। सर जो स्टूडेंट ने 4 तारीख तक क्लास की, हरिहर गिरी, बेटा मैंने ऑलरेडी इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है। एक बार ये लेक्चर थोड़ा सा पीछे जा करके रिवर्स करके देखना, सब कुछ जीरो से आज से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, ग्रास रूट लेवल से। सो अकाउंटिंग का आसान भाषा में मतलब क्या है बेटा? हिसाब किताब रखना। अच्छा, किसका हिसाब किताब रखते हैं? किसका हिसाब किताब रखते हैं? व्यवहार का, ट्रांजैक्शंस का। वी हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। वी हैव टू अकाउंट फॉर द फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। सो हिसाब किताब किसका रखना है? लिखते जाओ मेरे साथ साथ, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। हिसाब किताब किसका रखना है बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। लिखो, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हम लोगों को हिसाब किताब रखना है। अब आसान भाषा में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब भी बता दो, क्या होता है बेटा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन? ट्राई करो, हाँ बोलो। व्यवहार। और कोई? बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, हाँ। और मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो वो क्या हो गया? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। पैसा या पैसे की कीमत में ऑन ईदर साइड इफ देयर इज एन एक्सचेंज, तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो लिखो यहां पे, इफ देयर इज एन एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ, तो उस सिनारियो को हम लोग, बिल्कुल सही लिखा बेटा, रिया अग्रवाल, कृतिका मेहता, पलक जायसवाल, बिल्कुल सही है बेटा, मोनिका शाह, मीत शाह, बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। इफ देर इज एन एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में, दो पर्सन या दो पार्टी के बीच में अगर मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल काफी सारे इसके, हजारों लाखों एग्जाम्पल है। जैसे मान लो मैंने इस बच्ची को पेन दिया, क्या नाम है बेटा आपका? सेजल को मैंने पेन दे दिया, बदले में उससे पैसे ले लिए, क्या ये ट्रांजैक्शन है? यस। एक और एग्जाम्पल, मैंने सेजल को पेन दिया, ये बोली मैं पैसे आपको 2 दिन बाद दूंगी, क्या ये भी ट्रांजैक्शन है? हाँ। मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ गया, मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ आया, या फिर मनी और मनीज वर्थ में गया भी और आया भी। आसान भाषा में मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है, या तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन, if any of the above condition, if any of the above condition is satisfied, then उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है, या तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कंसंट्रेशन फुल रखना है। 9, 10, 11, 12 में आपका रिजल्ट कुछ भी हो, उससे कोई लेन देन नहीं। काफी सारे बच्चे इस डिमोटिवेशन के साथ बैठते कि सर मेरा 11, 12 में इंग्लिश कमजोर था, सर मेरा 11, 12 का रिजल्ट काफी कम था, मेरा भी बहुत कम था। तो आपने चिंता नहीं करना, मेरे भी 10th में 49 ही % थे, 12th में मेरे भी 57 ही % थे, मेरा तो 11, 12 साइंस था। समझ में आया क्या? बट उसके बाद फिर कॉमर्स लाइन के अंदर में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सर ऐसा क्या चमत्कार हो गया आपके साथ? ऐसी कौन सी सरस्वती प्रसन्न हो गई आपके ऊपर कि आपने ऐसे बिलो 50%, आज तो बिलो 50% शायद एडमिशन भी नहीं होती इस कोर्स में, तो ऐसा क्या हो गया आपके साथ? मुझे एक सीक्रेट पता चल गया था कि दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? पढ़ाई। सबसे आसान काम पढ़ाई है। वरना आप आपके पापा जो कर रहे हो करके देखो, 2 दिन आप थक जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत मुश्किल काम है जो पैसा कमाना आज के टाइम पे जो आपके पापा कर रहे हैं।
मम्मा जो कर रही है वो करके देख लो किचन में, शाम तक ही आप हार जाओगे। मम्मा तो कई सालों से मंडे टू संडे कर रही है, तो किचन छूट गया, पापा जो काम कर रहे हैं वो छूट गया। मेरे यहाँ तो ज्वेलरी शॉप है, खेती बाड़ी है, मैंने सब ट्राई करके देख लिया था 11-12 साइंस के बाद। तब मुझे समझ में आया कि बॉस इन सारे काम के अंदर में सबसे इजी काम पढ़ाई है। महीने के महीने पॉकेट मनी आता है, किसी बाप का कोई टेंशन नहीं, किसी को जवाब देना नहीं है। और मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी पहले, कोई ऐसा मैं गरीब घर का नहीं हूँ। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता ना, मैं पहले गरीब था, खाने पीने के वांदे थे, ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा अपनी कोई स्टोरी नहीं है हीरो वाली। अपन घर से बहुत साउंड है, पहले भी साउंड थे, आज भी साउंड है, कोई ऐसा टेंशन नहीं। सिर्फ इतना है कि मेरा बाप बहुत खड़ूस था, पैसे देते नहीं थे। क्या बोलते थे, तुझे पढ़ा दिया अब तू कर, जिस दिन तेरे नाक तक यहां तक पानी आ जाएगा तब मुझे बोलना, तब मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बट तब तक खुद के हिसाब से मैनेज करो। तो घर पे पैसा बहुत सारा होने के बावजूद भी है, पापा ने बस एक ही चीज बोली, तुम्हारे हिसाब से मैनेज कर। समझ में आया क्या? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान काम पढ़ाई था, ये मुझे समझ में आया और फिर मैंने स्टार्ट किया। हाँ, इनिशियली मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि एकदम से अचानक से एकदम ऐसा रग्गाट लड़का जिसका पढ़ाई में कोई मन नहीं है, वो अचानक से पढ़ाई करना शुरू करे, तो पहले तो दोस्तों के टॉन्ट, रिलेटिव के, अरे ये पढ़ाई कर रहा है, ऐसा बोलते थे। तो हो गया, इनिशियली थोड़ी तकलीफ गई, पर बाद में हो जाता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है पढ़ाई करना। बस रेगुलर बेसिस पे आपने ध्यान से करना है, कंसिस्टेंसी है। एक साथ ऐसे 15 घंटे नहीं पढ़ाई करना है, रोज 3-3, 4-4 घंटे, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, थोड़ा टाइम बढ़ाना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ये नशा हो गया पढ़ाई का, यस और नो। तो थोड़ा सा ध्यान देना, और पढ़ाई किया, क्लास में आप नंबर 1 पे हो तो आपकी दोस्ती यारी बढ़ेगी, लोग आपके आगे पीछे आएंगे, आपको जो पसंद है आप उससे दोस्ती कर पाओगे। बट ये सब कब, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो। समझ में आया क्या? कोई टीचर आपको पसंद है, आप उस टीचर को इंप्रेस कर पाओगे। मेरी तो शादी होगी, बच्ची भी है ना। काफी बार ऐसा होता है ना, बच्चे मुझे काफी बार बोलते हैं, अरे सर, चिराग सर की शादी के पहले, सर चिराग सर की शादी नहीं हुई ना अभी तक, मतलब क्यों, तेरे को करना है क्या शादी? बोले सर मैं तो छोटी हूँ उनसे। मतलब ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद तू प्रपोज कर सकती है, बोल सकती है चिराग को, उस बहाने में बोला एटलीस्ट एक रैंक 1 तो आ जाएगा, बोला क्लास के अंदर में। काफी बार मैं ऐसा, ये क्या हो गया इसको आज। तो आप लोग है ना, पढ़ाई के बहुत सारे फायदे हैं, ये तो वो फायदे थे जो मतलब मुझे भी ज़्यादा, आपको भी शायद आपके मम्मा पापा को पसंद नहीं रहेंगे, बट और भी बहुत सारे फायदे हैं। आप पढ़ाई करोगे तो लाइफ में आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप कोई भी स्ट्रीम में जाओ, आपके पीछे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सब पीछे रह गए हरदम, कि हाथ रहेगा सबका सर के आपके सर पे, कि लो यार ये हर चीज़ में मेहनत करता है, तो इसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। पढ़ा लिखा इंसान हमेशा लाइफ में आगे ही जाता है, पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बहुत आएगा। समझ में आएगा? तो पढ़ाई के अपने बहुत सारे फायदे हैं, और पढ़ाई नहीं किया तो फिर तो लाइफ के अंदर में डिमोटिवेशन ही है। फिर आप स्कीमें ढूंढते बैठोगे, कोई ऐसी स्कीम मिल जाए जिसमें 1 महीने में पैसा डबल हो जाए, कोई मतलब वाली बात है क्या? लाइफ बहुत चेंज होती है, तो थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। सो बेटा, अकाउंटिंग का हमने मतलब देखा, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का हमने मतलब देख लिया। सर ये ग्रुप 1 का है ना? वाह वाह, योगिनी नहीं, यूपीएससी की क्लास चल रही है और मैं सिसाट पढ़ा रहा हूं। ग्रुप 1 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट चल रहा है। आ जाओ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक चीज समझ में है सभी को, अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में क्या है बेटा? हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में या तो आउटफ्लो हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है। जैसे मैंने सेजल को पेन बेच दिया, बट उससे अभी तक पैसे नहीं आए, बोलो इनफ्लो हुआ? नो। बट आउटफ्लो हुआ? यस। पेन चला गया ना पैसों की कीमत में, आउटफ्लो हो गया। क्या है? ट्रांजैक्शन है। यस। सेजल ने मुझे एडवांस दे दिया, बोले सर जब आपके पास पेन आएगा तब दे देना, अभी मेरे पास पेन नहीं है, बट एडवांस दे दिया उसने, इनफ्लो हो गया मेरे पास। आउटफ्लो हुआ अभी तक? नो। क्या ये भी ट्रांजेक्शन है? यस। या फिर मैंने पेन बेच दिया, पैसे भी आ गए। लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन है, जहां कहीं पे भी पैसा या पैसे की कीमत में ऑन इधर वे कुछ एक्सचेंज होता है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। उस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन की आरती उतारनी है, अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी। अकाउंटिंग कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, अभी तक मैंने बताया है क्या? नो। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते बेटा, प्लीज ध्यान देना। नो, अब आप सभी को यह समझ में आ गया कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करना है, लेकिन मेरा अगला सवाल, अकाउंटिंग क्यों करना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है?
उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, रिकॉर्डेड देख रहा है, उसने फटाफट से सोचना है। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे ने लिखना है एक एक वर्ड में ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। फेस टू फेस वाले बच्चे जवाब देंगे। बोलो बेटा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं, हॉबी है क्या मेरी, आज अकाउंटिंग कर लेंगे, आज क्रिकेट खेल लेंगे। बोल बेटा हाँ, वेरी गुड। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, देखो कितने होशियार बच्चे। फिनेंशियल, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा क्लियर है। यस और नो। एक बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। और कोई बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। टू नो द प्रॉफिट, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी बहुत 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 प्यारी चीज लिख रहे हैं। फिनेंशियल पोजीशन समझने के लिए, प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए। पलक जायसवाल, शुभम खारवी, हरिहर गिरी, बिल्कुल सही बेटा। रिया अग्रवाल, रोहित, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। टू नो द प्रॉफिट और लॉस, लॉस ऑफ द बिजनेस। इसी प्रॉफिट और लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, मालूम है क्या, रिजल्ट। बिजनेस का रिजल्ट समझने के लिए। और बताओ बेटा, और बताओ। हाँ, ट्रांजैक्शंस क्लियर रहने चाहिए, कितना रिसीव करना है, कितना पे करना है। और बताओ। टू रिकॉर्ड, एक बच्चे ने जो बताया ट्रांजैक्शन का, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस सिस्टमेटिकली, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते आ जाएगा ना। हम मेमोराइज कर सकते हैं क्या सारे ट्रांजैक्शन को? नो। मुकेश अंबानी ने सोचा मैं अकाउंटिंग नहीं करूंगा, सब याद करके रखूंगा, मर जाएगा इंसान। करोड़ों ट्रांजैक्शन है, इसीलिए आप लोग कभी भी ट्रांजैक्शन मेमोराइज नहीं कर सकते हो, आपको लिखना होगा। और लिखने के लिए क्या चाहिए, अकाउंटिंग। और बताओ बेटा। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो डिसीजन ले आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर डिसीजन मेकिंग। और बताइए, एक बच्ची ने बोला था रिसीवेबल पेएबल जानने के लिए, किससे कितना लेना है, टू नो द, ऑनलाइन वाले बच्चे आ रहे हो बेटा आपके तरफ भी, अमाउंट रिसीवेबल, और टू नो द अमाउंट पेएबल। रिसीवेबल किससे कितना लेना है, पेएबल किसको कितना देना है। वेरी गुड। इशिता नाम जोशी, प्रतीक मलिक, मोनिका शाह, बिल्कुल सही है बेटा। रिया अग्रवाल, बिल्कुल सही लिखा आपने भी। और बताओ। टू नो द अमाउंट ऑफ इनकम, अरे धंधे में इनकम कितनी है, धंधे में एक्सपेंस कितने हैं, ये भी आपको कोई बाबा थोड़ी बताएगा, अकाउंटिंग से ही पता चलेगा ना। कि बाबा के पास जाओगे आप साल के आखिरी में, बाबा बताओ मेरे धंधे में प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, बाबा क्या बोलेगा, अकाउंटिंग करना था पहले से। सो अकाउंटिंग के पीछे का उद्देश्य बता रहा आपको। अगर आपको किसी चीज के पीछे की वजह पता है तो आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन आपको वजह ही नहीं मालूम, बस क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सामने वाला आ रहा है नाच गा के बता रहा है, समझ लिया और वो चले गए, क्यों पढ़ा वो तो मालूम ही नहीं। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव बताना जरूरी है। और बताओ बेटा, एक रिया अग्रवाल ने बड़ा प्यारा जवाब लिखा यहां पे, टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है इसका, लिक्विड मतलब क्या है, कैश, धंधे के लिए। कॉमर्स इंडस्ट्री में लिक्विड का मतलब होता है पिसो। साइंस में लिक्विड मतलब पानी, हमारे लिए लिक्विड यानी पैसा। मेडिकल स्टूडेंट के लिए लिक्विड यानी ब्लड। अपने लिए लाइफ लिक्विड क्या है, ब्लड। बिजनेस के लिए लाइफ लिक्विड क्या है, मनी। सो आपके बिजनेस की कैश पोजीशन क्या है। मेरे पास में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन सब ऑफिसेस लैंड इसमें इन्वेस्टेड है। बताओ मेरे पास कैश कितनी है, 0। प्रॉपर्टी 50 करोड़ की। बोलो किसी ने मुझसे पार्टी मांग ली, मैं दे पाऊंगा क्या? लोग क्या बोलेंगे, हाल 50 करोड़ का आदमी है, 2000 रुपए की पार्टी भी नहीं दे पा रहा है। नहीं है पैसे, कहां से दूं, पैसा फंसा पड़ा है। अब क्या तुम्हारी पार्टी देने के लिए जमीन का एक टुकड़ा बेचू क्या? यस और नो, बेच सकता हूं क्या, ऐसा कर सकता हूं क्या? नो। और वैसे ही मैं करता हूं, इसीलिए मेरे से पार्टी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरे पास पैसे भी से कुछ नहीं रहते। सब पैसा मैं इन्वेस्ट कर देता, आया कि खट से इन्वेस्ट।
सर कहाँ इन्वेस्ट करते हो? जमीन, प्रॉपर्टी। मुझे ना कार का शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है, ना अच्छे कपड़ों का शौक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे शौक की उम्र खत्म हो गई है और जीवन में इतने शौक किए कि अब कुछ उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा। समझ में आया क्या? जैसे मैं चिराग को भी बोला था BMW लेते समय, मत ले रहे, 75 लाख रुपए खाली पॉकेट खराब कर रहा है। नहीं नहीं, बोले भैया मेरे को लेना है। मैंने बहुत मना किया था, मैंने उससे ये तक ले लिया था कि तू मेरे से पूछे बगैर लाएगा नहीं। तो पट्टे ने क्या किया, 15 दिन तक के ऐसी शक्ल बना करके रखी मेरे सामने, तो मैंने आखिरी में हाँ बोला। अगले दिन ही, क्योंकि इसकी तैयारी हो गई थी ना बैकएंड की सब, BMW लाने की। विकास ने हाँ बोल दिया था, मैंने हाँ बोल दिया था, उसके पापा ने बोला था विकास भैया और हरीश भैया को पूछ ले कैसे क्या करना है। अब मैं उसके खिलाफ ही था टोटल, क्योंकि हैरियर ली थी तब भी मैंने मना किया था। उसके बाद हैरियर बेच दी, मेरे को पता ही नहीं चला। बोले भैया आपने गाड़ी लेने का मना किया था, बेचने का तो कुछ बोला ही नहीं था। तो हैरियर बेच दिया, बिल्डिंग में ही बेचा नीचे किसी को। BMW बुक करके आया और बस जैसे हाँ बोला अगले दिन गाड़ी इधर में आ गई। मतलब 75 लाख का और कुछ ले लेता, नीचे ऑफिस ले लेता एक आधा, उससे रेंट आता 30-35 हज़ार, वो प्रॉफिट सेंटर बन जाता। लेकिन अब BMW हर महीने एक महीने खर्चा लग रहा है, EMI जाएगी, खर्चे जाएंगे। ये आने वाली चीज थी, ये जाने वाली चीज है। बट मजा BMW में आता। बोले ऐसा, बोले ऑफिस लेके थोड़ी घूम सकता। बोले भैया मैं हर जगह पे BMW लेके, मतलब BMW की जगह बलिनो ले लेता। मेरे विकास और चिराग मेरे साथ गए थे किया, पहले उनका ऐसा था कि BMW लेना है, जब विकास ने लिया था तभी मैं वहां से कैंसिल किया। फिर किया सेल्टॉस के लिए बुक करने गए, वहां पे पेमेंट दिलवा दिया 50,000 रुपये, जो एक इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ता, 25 था मिनिमम, 50 दिए थे। 4 दिन बाद मैं वापस लेके आ गया पैसे और मैं बलिनो लेके आ गया। मतलब जितने कैश में आ सकती है गाड़ी, जितनी अपनी 1-1.5 महीने की कमाई में गाड़ी आती, बस उतने लेने का। तो मैंने फिर बलिनो ले ली और बलिनो लेके आ गया और इनको बोल दिया सरप्राइज। ये दोनों तो पहले ऐसा देख के गाड़ी में बैठ भी नहीं रहे थे। बोले सेल्टॉस, मतलब सेल्टॉस तो कैंसिल कर दी ना। बोले क्यों? मतलब बहुत महंगी थी, 23 लाख रुपए की गाड़ी कौन लेगा यार, तो इसलिए वो कैंसिल कर दी। समझ में आया क्या? फिनेंशियल मैनेजमेंट होना जरूरी है। आप लोग भी जीवन में एक चीज ध्यान रखना, कोई भी लग्जोरियस आइटम के लिए कभी भी जीवन में लोन नहीं ले। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए लोन लो, क्योंकि जिस समय गले पे आ गया आप प्रॉपर्टी बेच के लोन नील कर सकते हो और प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन होता है। आज कोविड के समय जो भी आपने लिया होगा वो सब डबल हो गया, नियर अबाउट। कोविड के समय जो भी लिया वो सब डबल हो गया। तुम बताओ कोविड के समय अगर मैंने कार ली रहती BMW या फिर और कोई, वो डबल होती क्या आज? नो। समझ में आया क्या? आज मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ है कि नहीं? समझ में आया? इसलिए मैं हर बार FM के अंदर में बहुत सारी चीज बताऊंगा। FM में एक दुनिया का 8वां अजूबा भी बताऊंगा आपको, कंपाउंडिंग। दुनिया का 8वां अजूबा है। बचपन में आपने 7th 8th 9th में पढ़ा होगा, अलजेब्रा में देखा होगा कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग हम लोग देखेंगे FM में, आपको पता भी नहीं चलेगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट कितना जोरदार और कितना मजेदार है, हम लोग वहां देखेंगे। इसलिए हमेशा 1 रुपया भी खर्च करो तो सोच समझ के, 10 बार सोच समझ के खर्च करना, भले आपके पास बहुत पैसा क्यों ना हो। यस और नो? आ जाओ, चलो पहले पैसे का हिसाब रखते हैं, बाद में फिर पैसा कहां से रेस करना, कहां इन्वेस्ट करना, वो FM में देखेंगे। बट पहले हम लोग क्या सीखेंगे? उसका हिसाब किताब। हिसाब किताब आए तो बाकी सारी की चीजें भी आ जाएगी। टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, वो लिख दिया ना बेटा मैंने, ये देख प्रॉफिट और लॉस मतलब बिजनेस का परफॉर्मेंस ही है। एक और लिख दो, टू नो द फिनेंशियल, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, एक मूवी में बोलता है, दीवार मूवी में, बहुत पुरानी मूवी, आपके पापा दादाजी के जमाने की है। यानी धंधे में कितनी एसेट्स है, संपत्ति। एसेट का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। कितनी लाइबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस। लिखा बेटा? और भी बहुत सारे रीजन है, कुछ मेजर रीजन हमने यहां पे लिख दिए, कुछ मेजर रीजन हमने लिख दिए। कंपैरिजन डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा बेटा, क्योंकि कंपेयर करके आप क्या लेते हो? डिसीजन। कंपैरिजन ऐसी कोई शौक में थोड़ी ना करता है, रास्ते से जा रहे और आप लोग रुक गए, ये रोड जाने वाला रोड है, वो रोड आने वाला है, और कंपेयर करना शुरू कर दिया, ऐसी थोड़ी ना कोई कंपेयर करता है। कंपैरिजन के पीछे की वजह क्या होती है? डिसीजन लेना है, तभी तो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना। मान लो कोई बच्चा आपके मोबाइल फोन के अंदर, ऐप के अंदर में देख रहा है, होंडा शाइन ज्यादा अच्छी है या और कोई दूसरी बाइक का नाम बताओ, पल्सर, ठीक है, यूनिकॉर्न और पल्सर,
अब वो कंपेयर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली वो डिसीजन लेने वाला होगा। उसके पापा ने उसको बोला होगा कि बेटा तेरे लिए बाइक लेंगे, तो वो कंपेयर कर रहा होगा यूनिकॉर्न और पल्सर। तो आसान भाषा में एक बच्चे ने जो लिखा, कंपैरिजन करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए नहीं, डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने में बहुत सारी चीजें आ गई, उसी में एक चीज क्या है, डिसीजन लेने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन। और अकाउंटिंग की एक बेसिक वजह क्या है, हमें अकाउंटिंग से क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। फिर वो इंफॉर्मेशन, प्लीज ध्यान देना, फिर वो इंफॉर्मेशन कहां गया रे, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। फिर वो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड भी हो सकती है, फिर वो इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए भी हो सकती है, फिर वो इंफॉर्मेशन अमाउंट रिसीवेबल भी हो सकती है, फिर वो इंफॉर्मेशन अमाउंट पेएबल भी हो सकती है, फिर वो इंफॉर्मेशन इनकम एक्सपेंस भी हो सकता है। यस और नो, इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, लिक्विडिटी पोजीशन भी हो सकता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अकाउंटिंग के वजह से इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग काफी बार क्या लेते हैं, डिसीजंस। उस इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग काफी बार क्या लेते हैं बेटा, डिसीजंस। सो अब समझ में आया अकाउंटिंग कितना जरूरी है। सोचो अगर कोई बिजनेसमैन अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसे साल के आखिर में क्या ही समझ में आएगा कि उसके धंधे में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, जरूरी है। बगैर अकाउंटिंग के आपको आपके बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। सोचो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको यही मालूम नहीं आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के 4 सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट के कितने टॉपिक हुए। बस आप पढ़े जा रहे हो बेल टाइप हर दिन, और आपको पता ही नहीं है कि आपकी कितनी पढ़ाई हो गई है, कितनी पढ़ाई बाकी है, और जो बाकी है वो कब तक करना है। तो आप कभी पास हो पाओगे क्या। इसीलिए मैं हर बार बच्चों को क्या बोलता हूं मालूम है क्या, आपकी बुक के पहले जो 3-4 पेजेस है ना, पहले या लास्ट के 3-4 पेजेस, लास्ट के 3-4 पेजेस, उसके अंदर में ऐसे सारे टॉपिक के नाम लिख लो। जैसे CAFM ये एक पेपर है, इसमें आपके कितने टॉपिक है ऐसे सारे लिख लेना, सारे टॉपिक के नाम, टोटल 19 टॉपिक है। उसके बाद आपका सी लॉ दूसरा सब्जेक्ट, ये था पहला सब्जेक्ट, सी लॉ है दूसरा सब्जेक्ट। फिर उसका टॉपिक जो भी रहेगा सारे टॉपिक लिखने, बट नंबर कहां से शुरू करना, 19 के बाद क्या आता है, 20, 21, 22, 23, ऐसे सारे टॉपिक लिख दे। मान लो ये हो गए टोटल आपके 40 तक। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट SBIL, फिर इसका नंबर कहां से लिखोगे बताओ, 41 से। ये समझ लो ये आ गया आपका 60 तक। फिर उसके बाद आपका फोर्थ पेपर, फिर 61 से ये आ गया मान लो 80 तक। एक एक लाइन के बीच में जगह छोड़ देना। मैं इसलिए बच्चों को बताता हूँ कि आप ऐसा करना चाहिए, ये कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है। मैंने मेरे CA फाइनल और CS फाइनल के समय किया था, क्योंकि एक साथ 2-2 कोर्स का फाइनल था। CA फाइनल में 8 सब्जेक्ट, CS फाइनल में, CS प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट थे। उस समय 3 ग्रुप थे, 9 और 8 17 सब्जेक्ट थे। तो मैं ऐसा बना करके रखता था सारे सब्जेक्ट का, 20-25 पेजेस तो टॉपिक के नाम लिखने में जाते थे। सोचो 25 पेज भर के टॉपिक्स है, अंदर की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो आपने अगर ऐसा लिख लिया तो अब इसका फायदा क्या होगा, देखो मान लो ये आपका ये टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग, इसके आगे लिखो रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, और उसके बाद ये आगे कॉलम में लिख दिया टेस्ट। अब रीडिंग 1 इसका हो गया, टिक लगा दिया। रीडिंग 1 के लिए कितना टाइम लगा वो लिख दिया हमने, 6 घंटे लग गए समझ लो। इस टॉपिक के आपके क्लास में एक बार होने के बाद रीडिंग 1 में कितना समय लगा, 6 आवर्स लगा, समझो बरोबर है। रीडिंग 2, फिर आप संडे के दिन कोई बैठोगे, रीडिंग 2 के लिए कितना समय लगा, मान लो 2 घंटा। 2 घंटे से भी कम समय में होता है। इसको लर्निंग कर्व थ्योरी बोलते हैं। जब कभी भी आप कोई चीज दूसरी बार करते हो तो उसे पहली बारी में जितना समय लगा उससे कम समय लगता है। ये पढ़ाई में ही अप्लीकेबल है, बाकी जगह अप्लीकेबल नहीं है। जब कभी भी आप कोई एक टॉपिक की पढ़ाई फर्स्ट टाइम आपने किया, सेकेंड टाइम जब आप उस टॉपिक की पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में आपको पहले से कम समय लगता है ना। आपकी घर पे आपकी मम्मा ने आपको बोला रोटी बनाओ, तो आप रोटी बनाओगे आधे घंटे में एक रोटी। आप वही रोटी आपकी मम्मा 2 मिनट में बना लेगी और आपसे 10 गुना अच्छी क्वालिटी की। क्यों?
लर्निंग कर्व थ्योरी काम कर रही है इसके पीछे। आपकी मम्मा वही चीज की प्रैक्टिस पिछले कई सालों से कर रही है। तो जो चीज में आपको आधा घंटा लगता है, उन्हें उसमें सिर्फ कितना लगता है, 2 मिनट, क्योंकि उन्होंने काफी बार किया। फर्स्ट टाइम उनको भी टाइम लगा होगा, तो वैसे ही फर्स्ट टाइम जब आप ये सब टॉपिक पढ़ोगे तो 6 घंटा लगेगा, लिख लेना। किसी बच्चे का 4 घंटा हो सकता है, 5 घंटा हो सकता है, डिपेंड्स। सेकेंड टाइम में 2 घंटा। फिर मान लो 2 लेक्चर के बीच में ब्रेक है 15-20 मिनट का, तो जो बच्चा फेल होने वाला है वो 20 मिनट के ब्रेक में क्या करेगा, बकर, टाइम पास। और जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरिट से पास होने वाला है वो 15-20 मिनट में इसके रीडिंग 3 निपटा देगा। थर्ड रीडिंग के लिए ट्रिमेंडस रिड्यूस हो जाता है आपका टाइम, 15 मिनट ही लगेंगे। समझ में आया क्या? और ऐसे टॉपिक उसके टिक 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 लगना शुरू हो जाएगा। इस टॉपिक का ब्रेक है 2 लेक्चर के बीच में, सेकेंड रीडिंग कर लिया, इस टॉपिक का सेकेंड रीडिंग हो गया, इस टॉपिक की तो टेस्ट भी दे दी उसने, वैसे टिक टिक लगाते जाएगा। तो उसे इन 3 सवालों के जवाब मिलेंगे, उसे इन 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। कितना सिलेबस उसका हो गया है, ये टिक 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 जो लगा है वो सब हो गया, कितना बाकी है, ये सब बाकी है, यस और नो। और तीसरा, जो बाकी हो कब तक करना है, उससे प्रेशर रहेगा। इसका प्रेशर थोड़ा सा जरूरी है, सब्जी में नमक बराबर, ज्यादा नहीं लेना। बहुत ज्यादा वेल्ला भी नहीं होना है, हाँ मेरे को तो प्रेशर ही नहीं है, वो कंफर्म फेल है। बहुत ज्यादा जो कूल बनते हैं ना बच्चे, वो फेल ही है। एकदम ज्यादा कूल भी नहीं बनना है, प्रेशर थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा, उसके बगैर मजा नहीं है जीवन में। तो ये इसीलिए मैं बच्चों को बनाने के लिए बोलता हूँ। बच्चे इसको बनाते हैं और 100 में से 10 बच्चे इसको आखिरी तक फॉलो करते हैं, वो 10 बच्चे आराम से पास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन पता रहता है। फिर 15 मिनट का भी समय तो टाइम पास नहीं करेंगे, वो रब से 4 पेज निकालेंगे, देखेंगे 15 मिनट में इसका थर्ड रीडिंग हो सकता है। तो 2 ऑप्शन है, चाय पीने जाके टाइम पास करूं, पैसे खर्च करूं, हेल्थ खराब करूं, कि 15 मिनट में इसका थर्ड रीडिंग कर लूं। जवाब बड़ा क्लियर है, 15 मिनट में इसका थर्ड रीडिंग कर लो। बट आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, थर्ड रीडिंग कौन से टॉपिक का है, तो आप क्या करोगे, चाय पीने जाओगे। समझ में आया क्या? तो बच्चों को पता ही नहीं होता है, काफी बार उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है कि उनकी कितनी पढ़ाई हो गई है और कितनी बाकी है। भूल जाते बच्चे, और तुम क्या, मैं भी भूल जाता हूं। इतने सारे सब्जेक्ट है आपके ऊपर, बर्डन 4 सब्जेक्ट के 70-80 टॉपिक का है। आपको क्या हर मोमेंट पे याद रहेगा क्या कितने टॉपिक हो गए, कितने बाकी है? उसके लिए ट्रैकर है। अच्छा, इस प्लानर में, इस ट्रैकर में मैंने कहीं पे भी टाइम लिखा है क्या? यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM, दिन उसके बाद पढ़ाई करो, ऐसा टाइम वेम नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। टाइम आपका आपके हिसाब से करो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, अकेले पढ़ो, साथ में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कोई लेन देन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बस ये होना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या सभी को? तो ऐसे 3-4 पेज में सारे टॉपिक के नाम लिख लेना। सर टॉपिक के नाम कहां से लिखना है? आपके हाथ में नोट्स आ जाएगी, वो नोट्स के इंडेक्स में आप वो टीचर की हर सब्जेक्ट की नोट्स आ जाएगी, उसमें से इंडेक्स में देख करके, अकाउंट्स के टोटल 19 टॉपिक है। वैसे हर सब्जेक्ट के आपको टॉपिक अराउंड 70 से 80 टॉपिक्स है। तो फिर आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की ताकत रहेगी आपके अंदर। आपको पता रहेगा कि बाप रे बहुत सारा सिलेबस है, टाइम पास नहीं चलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और एक बार अटेम्प्ट के चक्कर में पड़ गए ना बाबू भैया, फिर विशियस सर्कल में फंस जाओगे। फिर जून दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर चलते रहेगा। जून दिसंबर खेलना है तो फिर ये मत बनाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम झटके से क्लियर करना है। मैं अभी बताता हूं, बच्चा 1 घंटे बाद भूल जाता है सारी चीजें। 1 घंटे बाद तुम अलग ही दुनिया में रहोगे, भूल जाओगे सारी चीजें। समझ में आया क्या? तो थोड़ा सा इस चीज को भूलना नहीं है, याद रखना। डन? इतना कि आज के मैं छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। इट्स ऑलरेडी 10:31 है ना। तो कल का भी लेक्चर 1 घंटा ही रहेगा, डेमो लेक्चर्स, और उसके बाद में 2-2 घंटे का अपना लेक्चर रहेगा। 2-2 घंटे अपना लेक्चर रहेगा। 2 घंटे पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ना है। आज का बस आपका होमवर्क क्या है, जो 2-3 हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी वो ध्यान रखना, और ये ट्रैकर बना करके रख लेना आपके पास में। डन? थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब आए बोल दो नाराय को। सर CFM के नोट्स ऐप पे कब अपडेट हो जाएंगे? आज ही अपडेट हो जाएंगे। मोनिका शाह प्लीज लाइक द लेक्चर। हाँ अरे बाबा लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना अच्छा लगा तो। यो यस सर। अरे ये इंसान को पहचानते ही नहीं सब लोग। सर तुम बच्चों को पार्टी वार्टी दे दिया करो जरा सा। मैंने बोल दिया आज बच्चों को पहले दिन क्लियर कर लिया, मेरे पास पार्टी के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सब अटके हुए हैं कहीं ना कहीं जमीन जायदाद के अंदर में, तो कैश है ही नहीं जेब के अंदर में। तो तुम आज जरा ब्रेक में, कब ब्रेक में दोगे? अभी ब्रेक है, ब्रेक
जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बाहर है बेटा। ओ विपुल सर एक सेकंड रुको ना।